नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब लगातार भारत में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या यूएस इंडिया का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, क्या यूएस अब पाकिस्तान की तरफ जरा झुक रहा है, ऐसे समय यूएसए ने रिलीज किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। और मैं यहाँ पर कहूँगा ये डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट एक मैसेज है भारत के लिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में भारत को 8 बार मेंशन किया गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी इतनी बार मेंशन नहीं किया जितना इस डॉक्यूमेंट में बार बार इंडिया का मेंशन आया है। पाकिस्तान को इस पूरे डॉक्यूमेंट से उड़ा दिया गया है। एक भी बार आप देखोगे पाकिस्तान वर्ड इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको नहीं मिलेगा। और ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि जो ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है ना, ये यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल व्यू पॉइंट है कि ये दुनिया को कैसे देखते हैं, इनके हिसाब से कौन सा कंट्री इनका मित्र मुल्क है, कौन सा कंट्री इनके लिए चैलेंज है, कौन सा कंट्री इनके लिए कोट एंड कोट एक थ्रेट है। तो इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने इंडिया के लिए यूज किया है वर्ड एलाई, जो पार्टनर से भी बड़ा वर्ड होता है। और रशिया के लिए इन्होंने यहां पर कहा है कि रशिया एक थ्रेट है, हालांकि कहा है कि छोटा थ्रेट है, मैनेजेबल है। चाइना को कहा है कि चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है यूएसए के लिए, और यूएसए की कोशिश होगी कि चाइना के अगेंस्ट ये एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक अलायंस बना पाए। और यहां पर मैं ऐड कर दूं, वैसे ना सिर्फ यूएस, इवन यूनाइटेड किंगडम भी आप देखोगे बहुत ही जल्द चाइना को डिक्लेयर करने वाला है एक ऑफिशियल थ्रेट टू यूनाइटेड किंगडम। तो कई देश, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सारे वेस्टर्न कंट्रीज धीरे धीरे ना एक प्रॉपर व्यू पॉइंट बना रहे हैं, एक प्रॉपर रणनीति बना रहे हैं चाइना के बारे में, विच इज गुड न्यूज फॉर इंडिया। और यूएसए का जो ये डॉक्यूमेंट आया है उससे एक बात क्लियर हो जाती है, अब यूएसए ने शिफ्ट कर लिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान से। अब इनका मेन फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन। नहीं तो लास्ट टाइम यूएसए का जो ये डॉक्यूमेंट आया था वहां पर पूरा फोकस था अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन पर। अब यहां पर यूएसए का फोकस बहुत कम है। यूएसए ने कॉन्स्टेंटली अब फोकस किया है इंडो पैसिफिक पर, और यहां पे इनका सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री होने वाला है इंडिया। तो डिस्कस करेंगे इस डॉक्यूमेंट के बारे में, यहाँ पर लिखा क्या है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है ये कम कर दिया है। इनके हिसाब से इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी थोड़ा सा कम ग्रो करेगी। इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 9%, 6.8%, 4% या 1%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात आप पूछोगे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये बड़ा न्यूज में है, ये होता क्या है बेसिकली, आई मीन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। देखिए, दुनिया में ऑलमोस्ट हर देश एक ना एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पेपर, एक डॉक्यूमेंट करता है रिलीज, दुनिया के लिए, अपनी खुद की जनता के लिए, ये बात क्लियर करने के लिए कि ये कंट्री किस कंट्री को एक फ्रेंड मानता है, एक एनिमी मानता है। और आप देखोगे जापान ने भी दिसंबर 2021 में अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट किया था रिलीज। इसमें ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि इंडिया यूएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना नॉर्थ कोरिया थ्रेट है। सिमिलरली रशिया का भी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पेपर आता है, इसमें आप देखोगे इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये लोग देते हैं ऑफिशियली ऑन पेपर। फिर पाकिस्तान का भी एक अटपटा सा आता है, मैं क्या कहूँ इनका। मुझे याद है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पेपर आया था, कंप्लीट फोकस था उस पे, इंडिया पे, कश्मीर पे। ऐसे लग रहा था कि पूरी धरती पे ना बाकी कंट्रीज ना के बराबर है, सिर्फ इंडिया है, पाकिस्तान है और एक इशू है कश्मीर का। तो खैर जैसा भी हो, मगर पाकिस्तान का भी एक खुद का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आ जाता है हर साल। मगर सैड बात मुझे ये लगती है कि भारत ने आज तक एक भी ऐसा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया। कई पत्रकारों ने लिखा है ओवर द इयर्स कि भारत को भी एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, मगर जैसा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान ने रिलीज किया था वैसा मत कर देना। एक प्रैग्मेटिक सोच के साथ एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट इंडिया को करना चाहिए रिलीज। मगर प्रॉब्लम देखो ये है कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया जियोपॉलिटिक्स की टर्म में आज के समय बन चुका है एक किंग मेकर। इस पर आपको बहुत से डॉक्यूमेंट, कई किताबें मिलेंगी जहां पर लिटरली कहा जाता है इंडिया एज किंग मेकर। क्योंकि देखो अभी हम लोग उतने ताकतवर है नहीं कि सीधा चाइना या फिर यूएसए भिड़ जाए। इंडिया प्रॉपरली दुनिया में एक किंग का दावा कर सकता है, हो सकता है कर पाए आने वाले 3 से 4 दशकों के बाद। उसमें भी हमको काफी काम करना होगा। अभी के लिए इंडिया किंग मेकर है कि जिस साइड भी हम लोग झूल गए ना वो साइड बहुत हैवी हो जाएगी। अगर हम झूल गए यूएसए की तरफ तो यूरोप और यूएसए बहुत ताकतवर हो जाएंगे। अगर हम झूल गए रशिया चाइना की तरफ तो रशिया चाइना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। तो एक किंग मेकर ना इस टाइप के डॉक्यूमेंट रिलीज कर नहीं सकता, मजबूरी होती है, क्योंकि किंग मेकर को जो अपने पत्ते होते हैं उसको छुपा के रखना होता है और टाइम के हिसाब से अपना डिसीजन लेना होता है कि हम किस साइड झूलेंगे। मगर
यूएसए ने अपना जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है ये रिलीज किया, दुनिया के सामने रखा, और इंडिया के लिए इन्होंने बड़ा स्पेशल वर्ड यहाँ पर यूज किया, एलाई। अब एलाई जो वर्ड है ना, इसको आप देखोगे बहुत सारे इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने कवर किया, इसको हाईलाइट किया है कि यूएसए ने इंडिया को एलाई बुलाया, जबकि इंडिया यूएसए को एलाई नहीं बुलाता। हम कहते हैं यूएस पार्टनर है, मगर यूएसए ने इंडिया को एलाई बुलाया है। और इन दोनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट खुद ही कहती है कि अलायंसेस और पार्टनरशिप में फर्क होता है। अलायंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। अलायंस यूजुअली यूएस तब यूज करता है जब दो ऐसे कंट्रीज की बात की जा रही हो जो जंग के सिचुएशन में एक दूसरे के डिफेंस में आएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इन नेशनल डिफेंस दे आर प्रोमिसेस दैट ईच नेशन विल सपोर्ट द अदर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग वॉर। ये हो गई आपकी डेफिनेशन एक अलायंस की। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है आप देखोगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस कहता है कि ये देश हमारा पार्टनर है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मगर पार्टनरशिप कम फॉर्मल होती है कंपेयर टू एन अलायंस। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो ये है कि यूएस काफी बार इंडिया को एलाई एलाई कहता रहता है। इंडिया ने हमेशा यूएसए को बुलाया है एक पार्टनर, और ना सिर्फ यूएसए ने भारत को एक एलाई बुलाया है, यूएसए ने यह भी कहा है कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है जिसके साथ हम डिफेंस के अंडर, वेरियस और टेक्नोलॉजीज के अंडर बहुत से एस्पेक्ट में हम काम करेंगे इंडिया के साथ। और यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर मैं टाइप करूँ ना इस डॉक्यूमेंट पे इंडिया, तो 8 बार इंडिया का मेंशन आता है, चाहे क्वाड हो या फिर I2U2 हो, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए का जो एक नया ग्रुप बना है उसकी यहाँ पर बात करी गई है। उसके अलावा यहाँ पे अलग से बात करी गई है कि किस तरीके से कोविड-19 वैक्सीन्स के टाइम में क्वाड कंट्रीज इकट्ठा आई थी। G7 में भी इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है एज ए गेस्ट नेशन, उसके बारे में बात करी गई है। एशियन पावर्स की जब बात आती है तब इंडिया का मेंशन है। बेसिकली आपको इंडिया कई बार इस डॉक्यूमेंट में दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो सिर्फ 7 बार आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया का मेंशन। जापान का मेंशन और कम है, जापान को सिर्फ 5 बार मेंशन किया गया है इस पूरे डॉक्यूमेंट में। पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। एक्चुअली मैं देख रहा था पाकिस्तान में भी जितने भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने भी हैं, वो सब भी काफ़ी शॉक थे ये देख कर के इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक बार भी पाकिस्तान का मेंशन तक नहीं है। इट्स एज इफ यूएसए ने अपना सारा फोकस कर दिया है इंडो पैसिफिक पर। यहां तक कह दिया द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरीडे अमेरिकन। ये कोई ऐसा नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट तक ही सीमित है। एक आम अमेरिकी नागरिक की जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी लिंक्ड है डायरेक्टली टू द इंडो पैसिफिक, एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन लॉन्ग बीन ए रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लीडर। और इस सब के अलावा इस पूरे डॉक्यूमेंट में बात करी गई है साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी, कि किस तरीके से क्वाड कंट्रीज फोकस करेंगी साइबर सिक्योरिटी पर। इंटेलिजेंस रिलेशंस जो हमारे एलाइज के साथ है ये इंप्रूव किए जाएंगे, और ये बात सही भी है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्वाड की साइबर सिक्योरिटी को, क्योंकि इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि चाइना साइबर अटैक्स भी करे क्वाड कंट्रीज पर, तो उसका डिफेंस ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है। और सबसे मुझे एक खूबसूरत बात यह लगी इस डॉक्यूमेंट की कि यहाँ पर यह बात लिखी गई है कि हम उस टेम्पटेशन से बचेंगे कि दुनिया को ना हम बस स्ट्रैटेजिक कंपटीशन के रूप में देखें। हम हर कंट्री से उनकी ओन टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे। तो ये इंडिया के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं विद रशिया, उसको लेकर हम, ऐसा नहीं है कि सारा जो रिलेशन है उसको हम ख़राब कर देंगे। हम समझते हैं कि इंडिया की एक हिस्ट्री रही है, इंडिया के खुद की टर्म्स हैं, उसी के हिसाब से हम इंडिया से एंगेज करेंगे। मगर बाइडन के कई जो आलोचक हैं यूएसए में, वो ये कह रहे हैं कि जी ये पूरा जो ये इन्होंने निकाला ना डॉक्यूमेंट, ये बेकार है, क्योंकि इन्होंने देखो जो ऑब्वियस बातें हैं वही दोहराई हैं। रियलिटी में बाइडन ने क्या किया है कि जो भी यूएसए के एलाइज हैं, चाहे इंडिया हो चाहे इजराइल हो, उनको बस यूएसए से दूरी करने की कोशिश करी है, और जो देश यूएसए के अगेंस्ट काम करते हैं उनको इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया है। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। The Biden White House's foreign policy is every enemy of America they appease, they show weakness to, and they give them billions of dollars. And every friend of America they treat like crap. So Israel, Biden has been undermining Israel for 2 years. तो ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम रही है जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी की, कि ये डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ये हाथ मिला लेंगे और जगह बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी होगी, मगर हर जगह ना ये यूएसए के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, जिनको लिटरली ये एलाइज कहते हैं, दे ट्रीट देम लाइक क्रैप। और ये बात खुद इनके अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि अगर बाइडेन कहता है
कि एक देश अमेरिका का मित्र मुल्क है तो कुछ एक्शन भी ले जिससे ये बात साबित हो। F-16 का पैकेज, आज़ाद कश्मीर, ये अच्छे एक मैसेज सेंड नहीं करता इंडिया को। मगर मैं ये कहूँगा कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जिस तरीके से इंडिया का मेंशन किया गया है बहुत बार, ये काफ़ी एनकरेजिंग है इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आईएमएफ ने भारत की जो ग्रोथ फोरकास्ट है ये कट करके कितनी कर दी है 2022 के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6.8% ग्रो करेगी आईएमएफ के हिसाब से भारत की इकोनॉमी 2022 में, और अगले फाइनेंशियल ईयर में आईएमएफ ने करी है प्रोडिक्शन कि इंडिया ग्रो करेगा 6.2%। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलता है 10%। ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए 20% कर दिया गया है। अनअकैडमी की 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, आप परचेज कर सकते हैं यह सारे कोर्सेज। सिंपली क्लिक करिए यहाँ पर इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पे कि 36 महीने का 2996 या फिर 24 महीने का कोर्स 3244 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की जरूरत नहीं है। कोड डालिए PD10 और कुछ ही दिनों के लिए आज से लेकर 14 तारीख तक आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द कमिंग फ्यू डेज। तो अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।